इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की सबस्ट्रेट को देखें, जैसा मैंने सुबह ही बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस पर्टिकुलर का एक होगा सबस्ट्रेट, उसके ऊपर जो अटैक करते हैं उसको बोलते हैं रिएजेंट, और इनको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट और फाइनल आपका जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हम सबस्ट्रेट के बारे में सोचें तो सबस्ट्रेट्स आर अल्कीन एंड अल्काइंस। मतलब अल्कीन अल्काइंस के ऊपर जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो जनरल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैंने अल्कीन ले लिया, अगर इस पर्टिकुलर अल्कीन को आप ध्यान से देखो तो अल्कीन्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, और जब इसके ऊपर कोई रिएजेंट अटैक करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब इसमें दो केसेस आते हैं। एक केस तो ये कि ऐसा कोई रिएजेंट, ऐसा कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर नहीं है। क्लियर? पहला केस क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करे जिसके पास लोन पेयर ना हो, जैसे H+ की अटैक की बात करते हैं उसके पास लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैंने अल्कीन ले लिया, प्रोपीन ले लिया, और इस प्रोपीन के ऊपर ENU का अटैक करा है, और E हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया, NU हमने न्यूक्लियोफाइल लिया, और ये ऐसा है जिसके पास लोन पेयर नहीं है जैसे H+, तो इसका इस पर्टिकुलर का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देगा। क्लियर? दो केसेस बन सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है। क्लियर? अगर इसके इलेक्ट्रॉन को इधर के साइड भेजता हूं और नेगेटिव पॉजिटिव बनाता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज 5 हाइड्रोजन कंजुगेशन से स्टेबल हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इधर के साइड शिफ्ट करता हूं, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉन को इधर के साइड शिफ्ट करता हूं और यहां पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता हूं तो ये केवल दो ही हाइड्रोजन कंजुगेशन से स्टेबल हो रहा होगा। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा पहले इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देता है, और ये हमने स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लिया। अब कार्बोकैटायन बन गया और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, और सिस्टम से जो निकला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल निकला हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करके ओवरऑल जब इस पर्टिकुलर कार्बन से NU जुड़ गया और इस पर्टिकुलर कार्बन से E जुड़ गया, इसका मतलब देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब रिएक्शन ओवरऑल एडिशन है, सिस्टम में पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? कभी-कभी केस ऐसा भी आ सकता है कि ऐसे कोई इलेक्ट्रोफाइल हो जिसके पास लोन पेयर हो। सेकंड हम केस क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल विथ लोन पेयर, विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हैलोजन की बात कर लें, क्लियर? X अगर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, X के पास लोन पेयर है। अगर OH इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। NO अगर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इवन मरकरी अगर कभी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही है तो इसका तो उसके पास लोन पेयर है। क्लियर? हम ऐसे भी सोच सकते हैं जिसके पास लोन पेयर हो, और ऐसा भी सोच सकते हैं जिसके पास लोन पेयर ना हो। तो मान लो जिसके पास लोन पेयर होता उसका अटैक की बात करते हैं, तो ये एक अल्कीन, इस अल्कीन के ऊपर ENU ने अटैक किया और E के पास लोन पेयर है। तो इसका E के पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर भी हो सकता है, एक से ज्यादा लोन पेयर भी हो सकता है। तो सेम जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा होगा और जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्लियर? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो इसका जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर और बगल में पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर? तो ये लोन पेयर तुरंत इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर लेगा, और अटैक करने के बाद फाइनल जो हमें कंपाउंड मिलता है वो फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलता है। फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलता है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, लेकिन इस केस में इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब लेस स्टेबल इंटरमीडिएट पहले मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। क्लियर? लेस स्टेबल इस पर्टिकुलर को आपने लेस स्टेबल बोला, इसलिए ये आइसोलेट नहीं होता है, नॉट आइसोलेटेड। लेकिन ये अगर अटैक कर ले और इस तरह कंपाउंड बना ले तो दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, और अगर ये मोर स्टेबल है तो आइसोलेशन की अगर बात करेंगे तो इसी पर्टिकुलर हम केवल आइसोलेट करेंगे। ये आइसोलेट होता है, आइसोलेट होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर आइसोलेट नहीं होता है। अब
सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है। अब ये न्यूक्लियोफाइल एकदम इसी पोजीशन पर अटैक करे और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दे। जैसे यहाँ पर अटैक किया था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अटैक करने के बाद फाइनल इस पर्टिकुलर से न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हो गया। क्लियर? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐसा है जिस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, जैसे H+, अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो इसका जो रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन आएगा H2O का H+। क्लियर? इस पर्टिकुलर H+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल है और वाटर न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, बाकी प्रोटॉन सिस्टम से निकल जाता है। अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो ROH इन प्रेजेंस ऑफ H+, यहाँ भी H+ का अटैक होता है। क्लियर? कार्बोकेटाइन बनता है, फिर अल्कोहल उसके ऊपर अटैक करता है और डीप्रोटोनेट करके फिर ओवरऑल OR आ जाता है। अगर इसके रिएक्शन की बात करें HX, क्लियर, सबसे अच्छा एग्जांपल। अगर HX की बात करें तो H एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और बाद में X एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्कीन के ऊपर अटैक कर लेती है। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें कि इसमें किस तरह का रिएक्शन आते हैं, तो इसमें मैंने बोला था कि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर हो। तो इसका मतलब अगर हम हैलोजन डायरेक्ट लेते हैं, हैलोजन के पास लोन पेयर है और हैलोजन के पास लोन पेयर है, ये हैलोजन सेम भी हो सकते हैं, इवन हैलोजन डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? तो इसका अगर मान लो मैंने Br2 लिया तो Br+ Br नेगेटिव, लेकिन अगर मैंने Cl Br लिया तो इसका मतलब Br की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी Cl से कम है, तो इसका मतलब Br के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो Br विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल और Cl न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर आपने ICl लिया तो इसका I की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी Cl से कम है, तो इसका ये एक पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो I विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब इस पर्टिकुलर के पास लोन पेयर हैं और अगर इनके पास लोन पेयर है तो हमें इस केस में ट्रू कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं सोचना है। इस केस में जो ही कार्बोकेटाइन बनेगा इसका लोन पेयर तुरंत अटैक करके इसका कंपाउंड बना लेगा। अगर यहाँ पे हैलोजन होता तो इसी पर्टिकुलर बोलते साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्लियर? ट्रू कार्बोकेटाइन की बात नहीं करते, बल्कि उस केस में क्या बोलते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन। और हेलोनियम आयन के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाए। एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया, न्यूक्लियोफाइल ने क्यों यहीं पे अटैक किया? क्योंकि यहाँ पे अगर हम अटैक सोचते इस पर्टिकुलर पे और इस बॉन्ड को तोड़ते तो इसके पास बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर इस बॉन्ड को तोड़ते हैं यहाँ पे HH है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपने कार्बोकेटाइन बना रखा है हाइपोथेटिकल, भले ये रियल नहीं है, रियल यही है, लेकिन जो आपने ये बना रखा है पहले ये बना होगा तो ही इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो इसका मतलब जो ये बन रहा होगा उसी की विसिनिटी में कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इस पर्टिकुलर कार्बन पे हो रहा होगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसको हम बनाते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल जो स्टेबल इंटरमीडिएट है उसी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। क्लियर? तो इसके रिएक्शन की बात करें तो X2 हो सकता है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इवन अगर आपने XOH ले लिया तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। क्लियर? HOCl HOBr, क्लियर, इस पर्टिकुलर की बात करते हैं। X यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, X इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, OH न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इवन अगर आपने NOX भी ले लिया तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे हैलोजन के पास लोन पेयर है। तो ये जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे ये रिएक्शन होगा जिसमें रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी नहीं होगी। इवन अगर मैंने ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन ले लिया, मरकरी एसिटेट ले लिया, मरकरी एसिटेट ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है जिसके पास लोन पेयर है। इवन अगर मैंने मरकरी एसिटेट ले लिया और इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा रहा है तो इस रिएक्शन बोलते हैं ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन बोलते हैं एल्कोक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट होता है OR का, यहाँ अटैचमेंट होता है OH का। तो अगर मैंने ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन की बात भी किया या एल्कोक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन की बात भी किया तो ये पर्टिकुलर भी केस वही है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है। एक चीज और क्लियर करिए, देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म को, कि पहले वाले केस में जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं था और पाई इलेक्ट्रॉन्स ने जब इसके ऊपर अटैक किया तो इस केस में ट्रू कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, और जब इसके पास ट्रू कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है तो इसका मतलब अगर कभी हम ऐसा कार्बोकेटाइन बना रहे हैं जिसके पास बगल वाले कार्बन से हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल या बॉन्ड शिफ्टिंग से उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, तो उस केस में पहले हमें लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है
और उसके बाद ही हमें उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। तो मैंने पहले बोला होगा कि अगर कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है तो पहले उसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में ले जाइए, और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में ले जाने के बाद ही न्यूक्लियोफाइल का उसके ऊपर अटैक कराइए। जैसे मान लो भाई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि यहाँ पे आपके पास है CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके ऊपर अगर मैंने HI का रिएक्शन कराया तो ये तो अटैक कर लेगा, और अटैक करने के बाद आपको जो इंटरमीडिएट देगा वो कुछ इस तरह का कार्बोकैटायन होगा, क्लियर, इस तरह का कार्बोकैटायन होगा। तो इसी के बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसी के बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करके ये अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये जब अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लिया तो इसका अब जो I नेगेटिव का अटैक होने वाला है वो I नेगेटिव का अटैक इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन पे होगा। तो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सोचेंगे, इस कार्बोकैटायन के ऊपर अगर मैं अटैक करा दिया तो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में जा सकता है, और जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में जा सकता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमें इसी पोजीशन पे सोचनी है। और फाइनल जो ओवरऑल मेजर प्रोडक्ट की बात करोगे वो मेजर प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलेगा, क्लियर, यहाँ से मिलेगा, ना कि वो कार्बोकैटायन यहाँ से मिलेगा। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आपने ऐसा केस लिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो उस केस में डायरेक्ट क्लियर कार्बोकैटायन बनाइए, रीअरेंजमेंट सोचिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो कराइए, नहीं है तो डायरेक्ट उसी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दीजिए। और दूसरे वाले केस में अगर मैंने इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हेलोजिनेशन के बारे में सोचा होता, और हेलोजिनेशन करा रहे होते कि इसके ऊपर मान लो Br2 का रिएक्शन करा रहे होते, क्लियर, तो ये अटैक करता, ये सिस्टम से निकल जाता, क्लियर, और निकलने के बाद हम ओवरऑल यहाँ भी कुछ इसी तरह का स्ट्रिक्ट कंपाउंड बनाते हैं CH2 Br और यहाँ पे प्लस, लेकिन इसका लोन पेयर तुरंत इसके ऊपर अटैक कर लेगा, अब ट्रू कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा, बल्कि इस केस में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर, इस केस में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लिया, और जो सिस्टम से साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मिल गया, क्लियर, इस केस में अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करके इस पार्ट को तोड़ देगा, और यहाँ से हमें जो ओवरऑल कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड कुछ एक Br यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा Br यहाँ पे आ जाएगा, ओवरऑल हमें इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा, क्लियर। तो दिमाग में रखिएगा कि ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर मौजूद हैं, तो उस केस में हमें रीअरेंजमेंट नहीं सोचने हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। लेकिन ऐसा केस है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो हमें पहले कार्बोकैटायन बना लेना है और उसके बाद ही हमें अटैक सोचना है, क्लियर। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो और इसके ऊपर आपने ब्रोमिनेशन करा दिया, और ब्रोमिनेशन करा दिया और ये ब्रोमिनेशन करा दिया आपने वाटर के प्रेजेंस में, इवन आपने ब्रोमिनेशन करा दिया मिथेनॉल के प्रेजेंस में, इवन आपने ब्रोमिनेशन करा दिया CCl4 के प्रेजेंस में, और इवन आपने ब्रोमिनेशन करा दिया NaCl के प्रेजेंस में। तो अगर मैं ऐसा रिएक्शन सोचता हूँ कि क्या सॉल्वेंट का कोई रोल है या नहीं है, तो पहले स्टेप में तो ये इसके ऊपर अटैक करके साइक्लिक हेलोनियम आयन को बना लेगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन का तो फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन अगले स्टेप पे जब हम सिस्टम में वाटर भी डाल रहे हैं तो वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, मतलब यहाँ पे कंपटीशन होगा कि यहाँ पे सिस्टम में Br भी न्यूक्लियोफाइल है और साथ साथ वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे होंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव भी हो सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल वाटर भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस केस में हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट जब यहाँ पे एक Br होगा साथ में यहाँ पे Br होगा, और दूसरा प्रोडक्ट एक बार यहाँ पे Br होगा लेकिन यहाँ पे आपका OH होगा। तो यहाँ पे हम दो प्रोडक्ट गेन करेंगे। इसी तरह से अगर आपने मिथेनॉल के प्रेजेंस में कराया तो यहाँ पे एक बार OCH3 भी आएगा और यहाँ पे आपका Br, तो दो प्रोडक्ट, एक केस में Br और OCH3। लेकिन जब आपने रिएक्शन CCl4 के प्रेजेंस में कराया तो CCl4 का आयनाइजेशन नहीं होगा, और जब CCl4 का आयनाइजेशन नहीं होगा तो केवल एक ही प्रोडक्ट हम वहां पे सोचेंगे, वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, Br और Br। अगर आपने रिएक्शन ब्रोमीन का NaCl के प्रेजेंस में कराया तो Br तो अटैक करेगा ही करेगा, साथ में Cl भी एक न्यूक्लियोफाइल है और Cl भी इसके ऊपर अटैक करके यहाँ पे Cl और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे Br। तो इस केस में हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन इस केस में हमें केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी दिमाग में रखिएगा कि अगर कभी हेलोजिनेशन करा रहे हैं लेकिन मीडियम में और भी न्यूक्लियोफाइल मौजूद हैं, तो अगर मीडियम में और न्यूक्लियोफाइल मौजूद हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल भी इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक कर सकते हैं और अटैक करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर। अब ये भी दिमाग में रखना है कि अभी कभी केस ऐसा आ जाए
कभी केस ऐसा आ जाए जिस केस में अगर हमने ये पाई बॉन्ड बना लिया और इस पाई बॉन्ड के ऊपर हमने ब्रोमिनेशन करा दिया CCl4 के प्रेजेंस में, तो मैंने क्या बोला था कि अल्कीन सबसे पहले ब्रोमीन के ऊपर अटैक करके साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगी। तो यहां से जब आपने अटैक किया तो यहाँ पे आपने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लिया और इस सिस्टम में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया और ये सिमेट्रिकल है, तो हम Br का अटैक इस पोजीशन पे करके इसको तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद हम ओवरऑल कंपाउंड 1,2 डाइब्रोमो का फॉर्मेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर यही पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे होता जिस केस में अगर मैं इस साइक्लिक सिस्टम के साथ यहाँ पे कोई और एटम लेता जिसके पास लोन पेयर है, क्लियर, ये ऑक्सीजन भी हो सकता था, ये नाइट्रोजन भी हो सकता था। अगर मैंने केस ऐसा लिया जिसके पास लोन पेयर है, मतलब पाई बॉन्ड के साथ कोई ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर है, पाई बॉन्ड जिसमें कोई ऐसा एटम ना हो जिसके पास लोन पेयर नहीं है, जब इसमें लोन पेयर होगा और मैंने जब ब्रोमोनियम आयन बनाया तो ब्रोमोनियम आयन यहाँ भी ऐसे ही होगी, यहाँ भी साइक्लिक ब्रोमोनियम ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर होगा। अब चेक करिए Br अगर ये पीछे से अटैक करता है, Br अगर पीछे से अटैक करता है तो ये रिएक्शन होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल इसका है दूसरा मॉलिक्यूल इसका है। लेकिन अगर ये लोन पेयर खुद अटैक कर ले तो ये रिएक्शन है इंट्रामॉलिक्यूलर, और आपको मालूम है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मोर फास्टर एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर। तो इसका ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये अटैक करेगा, ना कि ये अटैक करेगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, क्या इसका अटैक हम यहाँ सोचें या इसका अटैक यहाँ सोचें। अगर इसका अटैक यहाँ सोचते हैं तो 1 2 3 4 5, एक साइड 5 मेंबर रिंग और एक साइड 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने देखा कि एक साइड 5 मेंबर रिंग बन रहा है, दूसरी साइड 7 मेंबर रिंग बन रहा है। लेकिन अगर ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6। तो हमको मालूम है कि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 5 और 7 मेंबर। तो इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ कराओ, Br को सिस्टम से निकाल दो, कार्बन Br बॉन्ड को तोड़ दो और प्रोटॉन को सिस्टम से निकालने के बाद ओवरऑल जो कंपाउंड बनाओगे वो इस केस में Br यहाँ पे होगा और इसका नाइट्रोजन और इसके साथ इसकी बॉन्डिंग होगी। तो हमेशा केयरफुल रहिएगा कि अगर कभी ऐसा केस आता है, अगर अल्कीन का कोई ऐसा केस आता है जिसमें एडिशनल कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है तो दूसरा Br अटैक करता है। लेकिन अगर कोई एडिशनल न्यूक्लियोफाइल सिस्टम में मौजूद है तो वो न्यूक्लियोफाइल इस साइक्लिक हेलोनियम आयन के ऊपर अटैक करता है। तो इसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस केस में आपका 1,2 डाइब्रोमो का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, केयरफुल होइएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि रिंग के बाहर हो जाए। क्लियर, बस इंपॉर्टेंट ये था कि अगर कोई ऐसा एटम मौजूद है जिसके पास लोन पेयर है, क्लियर, तो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल का अटैक साइक्लिक ब्रोमोनियम के ऊपर होगा। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम जिसमें लोन पेयर नहीं है और केवल पाई बॉन्ड ही मौजूद था, क्लियर, तो उस पाई बॉन्ड के कारण केवल 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड का फॉर्मेशन सोचने हैं। क्लियर, तो दोनों मैकेनिज्म को अगर आप ध्यान से देखो तो ओवरऑल आपको केवल ENU को जोड़ देना है। जब आपने इस पर्टिकुलर के ऊपर ENU का रिएक्शन कराया और आपने यहाँ पे ये बनाया था, यहाँ पे NU जोड़ा था, यहाँ पे CH2E जोड़ा था, तो इसी को मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दे दिया और जनरलाइज कर दिया और इन्होंने ये कह दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मान लो अल्कीन्स का केमिकल रिएक्शन हो, क्लियर, अल्काइंस का केमिकल रिएक्शन हो, मतलब ये अनसिमेट्रिकल, ये होना चाहिए था अनसिमेट्रिकल। तो किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ENU दोनों अलग अलग होना चाहिए। ब्रोमीन की बात नहीं कर रहे हैं, HBr की बात कर रहे हैं, HCl की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। क्लियर, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो व्हेन unsymmetrical reagent attack over unsymmetrical substrate, then negative part of the reagent attach over that carbon which has less number of hydrogen, while positive part of the reagent attach over that carbon which has more number of hydrogen। आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कार्बन पे NU, इस पर्टिकुलर कार्बन पे E। क्लियर, तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्कोनिकॉफ रूल हमें केवल उसी अल्कीन या अल्काइन पे लगाना है जो अनसिमेट्रिकल है और उसी रिएजेंट के द्वारा करना है जो कि रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है। और इसको समझाएंगे क्या कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक ओवर अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट, व्हेन दोनों इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और सबस्ट्रेट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिमेट्रिकल की जगह अनसिमेट्रिकल की जगह सिमेट्रिकल सोच लिया,
क्लियर? तो इसका मतलब चाहे हम यहाँ पे ई जोड़े या एन जोड़े, हम वहाँ डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल होगा तो डिस्टिंक्शन हो सकता है। तो इसी तरह अगर ये भी सिमेट्रिकल होता तो भी डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता था। तो इसलिए दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसका मतलब when unsymmetrical reagent attack over unsymmetrical substrate, the negative part of reagent attached with that carbon which have less number of hydrogen, while positive charge of reagent attached with that carbon which have more number of hydrogen। लेकिन हमेशा दिमाग में रखना है कि ये रूल है ना कि ये प्रिंसिपल है। मतलब इसका वायलेशन हो सकता है क्योंकि ये जिसके ऊपर बेस्ड है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है तो इसका मतलब इस केस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये कार्बोकेटायन यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटायन कम स्टेबल हो। अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, अगर यही CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, कोई COCH3 लगा हो, कीटोन लगा हो, तो इसका उससे बगल वाला कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और उस केस में ये रूल वायलेट हो जाएगा। तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल नहीं सोचना है, हमें जो सोचना है वो सोचना है अजनीश रूल। क्लियर? जो कि हर केमिकल रिएक्शन अप्लाइड है। क्लियर? वो क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डिसाइड करेगी कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। क्लियर? अगर हमने मेजर प्रोडक्ट के बारे में सोचना है तो हमें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के बारे में सोचना होगा। उसी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगी, ना कि ये इस तरह से प्रोसीड होगी। क्लियर? जैसे मान लो अगर मैंने बात किया यहाँ पे आपने लगा लिया CCl3 CH2 और यहाँ पे कर दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड ले लिया और इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर हम HI का रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका अगर हम यहाँ H को यहाँ जोड़ दें और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएं तो जो कंपाउंड मिलता है CCl3 CH2 CH प्लस और CH2H। अगर मैं H को यहाँ जोड़ दिया और कार्बोकेटायन बना लिया CCl3 CH2 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 प्लस। तो दो कार्बोकेटायन बने, एक बार कार्बोकेटायन यहाँ बन सकता है, एक बार कार्बोकेटायन यहाँ बन सकता है। लेकिन इस केस में CCl3 का -I बहुत ज्यादा होने के कारण इस पर्टिकुलर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होगी और इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका I का अटैक हमें यहाँ सोचना है, ना कि I का अटैक हमें यहाँ सोचना है। तो आपने देखा कि I ने यहाँ पे अटैक किया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा था। इवन अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं ऐसा ही करता कि CH3CO और CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर अगर मान लो HI का रिएक्शन कराते तो इसका अगर ये अटैक करता तो अटैक करने के बाद पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है। तो अगर हम पॉजिटिव यहाँ पे सोचते और CH3CO CH प्लस और CH3 सोचते तो इसका पार्शियल पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ रिपल्सन दिखाएगा। लेकिन अगर H में यहाँ पे सोचता हूँ पॉजिटिव चार्ज वहाँ बनाता हूँ तो CH3CO CH2 CH2 प्लस अगर ये बनाता हूँ तो इस केस में इसका -I दूर होने के कारण क्लियर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो I का अटैक जो हम सोचने वाले हैं वो यहाँ सोचने वाले हैं। क्लियर? और प्रोडक्ट आपका यहाँ से बनेगा, ना प्रोडक्ट आपका यहाँ से बनेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डिसाइड करने वाली है कि मेजर प्रोडक्ट कहाँ से होने वाला है, ना कि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट डिसाइड करने वाला है। हमेशा दिमाग में रखिएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट आपने बनाया या सोचा तो उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। अब चेक करते हैं, अगर अल्कीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, अगर अल्कीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो इस पर्टिकुलर का अवेलेबल इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और जब इस पर्टिकुलर का अवेलेबल इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आसानी से अटैक कर लेगा। तो इसका मतलब अगर किसी रिएजेंट पे किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अल्कीन का रिएक्शन सोच रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिस्टम से लगा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिस्टम से लगा है और डोनेटिंग क्या हो सकते हैं +M हाइपर कंजुगेशन +I कि अगर अल्कीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिस्टम लगा हुआ है तो उस पर्टिकुलर की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन अगर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I से भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -M से भी हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर अल्कीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफाइल वो हमेशा कम होगी। तो हमको मालूम है M का ऑर्डर, जब M का ऑर्डर मालूम है अगर हम रिएक्टिविटी सोचना चाहते हैं तो हम सोच सकते हैं कि अगर मैंने ये CH2 डबल बॉन्ड CH कॉमन कर दिया और इस पर्टिकुलर से अटैचमेंट कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर से अगर अटैचमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने NH2 कर दिया, यहाँ पे हमने OH कर दिया,
यहाँ पे हमने NHCOCH3 कर दिया, यहाँ पे हमने OCOCH3 कर दिया। तो इन केसेस में रेजोनेंस है, मतलब अगर कभी डबल बॉन्ड के बाद में NH2 लगा हो तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा होगी। अगर इस पर्टिकुलर से OH लगा हो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, NHCOR लगा हो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, OCOR लगा हो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये मैंने ओवरऑल प्लस एंड ऑर्डर लिखा है कि सबसे आगे NH2, फिर OH, फिर NHCOR, फिर OCOR। जब रेजोनेंस वाला वर्ड्स खत्म हो जाए उसके बाद हमें सोचना है, वो सोचना है हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इस पर्टिकुलर की बात जो हम सोचेंगे वो सोचेंगे अल्काइल ग्रुप, क्लियर। और अल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टेरेसिल ब्यूटाइल, ये सारे कैसे आ जाएंगे। उसके बाद मतलब आपने पहले प्लस M देख लिया, फिर आपने हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया। इसके बाद इसकी बात आएगी वो होगी -I से कम इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल। तो -I से कम इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल, इसीलिए वहां पे हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं हैलोजन। तो क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ ले कि विनाइल हैलाइड का केमिकल रिएक्शन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल और प्रोपीन का केमिकल रिएक्शन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल किसका ज्यादा होगा, तो आपको क्या कहना है, प्रोपीन, क्लियर, ना कि विनाइल। अगर इसको रेफरेंस वैल्यू मान लें तो इस पर्टिकुलर का जो रेफरेंस वैल्यू है वो रेफरेंस वैल्यू क्या है, इथीन। कि इथीन से ऊपर ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेशन आपने सोचा और इथीन से नीचे अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल सोच रहे हैं। तो विड्रॉल आपने यहाँ पे क्या सोचा है, -I से सोचा है, क्लियर। इस केस के बाद इसके बाद आपने क्या देखा, -M, और -M में आप सोच सकते हैं नाइट्रो, कि ये नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर CHO होता तो वो CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, कीटोन होता वो कीटोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। मतलब ये केसेस हैं +M के, ये केसेस हैं हाइपर कंजुगेशन और +I के, ये केसेस हैं -I के, ये केसेस हैं -M के। इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्कीन से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है तो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफाइल फास्ट होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर अल्कीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है तो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कम होगी। लेकिन दूसरी चीज ये भी दिमाग में रखनी है कि इससे रिएक्शन के बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा है उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो चीजें हैं, एक सबस्ट्रेट में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है, बनने वाला इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट की अगर बात करनी हो तो मेजर माइनर प्रोडक्ट आपका इससे डिसाइड होगा, क्लियर, ना कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट उससे डिसाइड होगा, क्लियर। अगर कभी क्वेश्चन में मेजर माइनर पूछे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ भागिएगा, आप सबस्ट्रेट के अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को नहीं देखिएगा। जैसे अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि आपके पास लिखा हो PH CH डबल बॉन्ड CH और PH, और आपको दे दे PH CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और आपसे पूछे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का टैग और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का टैग कराना हो तो किसका केमिकल रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल फास्ट होगा। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि इधर से भी रेजोनेंस है, इधर से भी रेजोनेंस है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन बहुत जाते हैं, रिएक्शन फास्ट होगा। इसमें केवल इधर से रेजोनेंस है, इधर से हाइपर कंजुगेशन रिएक्टिव इफेक्ट है, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। लेकिन ओरिजिनली मैंने क्या बोला कि अगर कभी केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचना हो तो पहले इंटरमीडिएट बनाइए और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करिए। तो इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर प्रोटोनेशन करा दूं तो PH CH प्लस CH2 और PH बन जाएगा, और उसके ऊपर अगर प्रोटोनेशन करा दूं तो यहाँ PH CH प्लस और CH2 और CH3 बन जाएगा, ठीक। तो इसका इतना पार्ट तो कॉमन है, इतना पार्ट दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल है -I, लेकिन यहाँ पे एडिशनल है +I। तो इसका ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये इंटरमीडिएट जो है वो लेस स्टेबल है। और इसका मतलब अगर ये लेस स्टेबल है तो इससे इसका बनना रिलेटिवली स्लो होगा, लेकिन इससे इसका बनना रिलेटिवली फास्ट होगा। और जब ये फास्ट होगा तो इसका केमिकल रिएक्शन, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी कम होगी। तो फिर से बोल रहा हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपने इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन डिसाइड करेगा कि मेजर माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। और अगर आपने रिएक्शन कराया तो रिएक्शन कराने के बाद इंटरमीडिएट बनाए, अलग अलग इंटरमीडिएट बनाए, तो अलग अलग इंटरमीडिएट बनाया तो अलग अलग इंटरमीडिएट्स में हमें देखने हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा हमें उसी का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उसी से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर, उसी का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, क्लियर। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। इवन अगर इसी क्वेश्चन को और सिंपल करूँ, क्लियर, अब क्वेश्चन